भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है और केंद्र की सरकार का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बावजूद इसके हरियाणा में शांति स्थापित नहीं हो पा रही है। इसमें दोनों जगह की सरकारों को दोषी कहा जा सकता है। इसी तरह से पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल खराब हो रहा है। हाल ही में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जिस तरह से राष्ट्र विरोधी घटनाओं को कुछ कट्टरपंथियों द्वारा समर्थन दिया गया और उस पर राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से जिस तरह से प्रतिक्रियाएं दी, उससे देश का माहौल और खराब हो रहा है। हमें तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे देश में जितने लोग भी किसी भी धर्म और संप्रदाय या जाति के हैं, उनको सबसे पहले भारतीय होना चाहिए। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भी इसी तरह की व्यवस्था की, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते अक्सर राजनीतिक दल अपने नफे नुकसान को देखते हुए जातिगत और धार्मिक मामलों में अपनी सक्रियता दिखाते हैं, जो कि किसी भी तरह से देश के लिए ठीक नहीं है। अब समय आ गया है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि सख्ती से इस तरह की चीजों से निपटें। वे चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों ना हो, अगर राष्ट्र विरोधी घटनाएं पैदा करने के लिए वे जिम्मेदार हैं तो उनको भी दंडित किया जाए। और यदि किसी और राजनीतिक दल या संप्रदाय के लोग देश में शांति भंग करना चाहते हैं तो उनको भी सख्ती से निपटा जाए। अगर निष्पक्ष तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे तो किसी भी तरह से उनको आलोचनाओं को नहीं झेलना पड़ेगा और वे एक निष्पक्ष प्रधानमंत्री की छवि भी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब खुलकर ये स्थिति सबके सामने रखना चाहिए कि हमें अब आरक्षण जैसी समस्या का गहराई से समाधान करना होगा। आरक्षण जाति और धर्म के आधार पर ना होकर आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। इस बात को अब समूचे देशवासियों को भी समझना होगा, नहीं तो कुछ जाति और धर्म के लोग ही आरक्षण का लाभ उठाने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त दिखाई देंगे। और जिस तरह से हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है, वैसी स्थितियां अन्य राज्यों में भी पैदा होंगी, जो कि देश की शांति के लिए ठीक नहीं है। देश में जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जड़ में देखा जाए तो चुनाव प्रक्रिया ही है, क्योंकि किसी भी स्तर के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के हो या नगर निगम के चुनाव हो, उन चुनावों में जिस तरह से धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल किया जाता है, उसको देखते हुए भविष्य में ईमानदारी से राजनेता काम करेंगे, इस बात को सोचना मूर्खता है। क्योंकि जो लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी तरह से 50-60 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करता है, लोगों से उधार लेकर, व्यापारियों से समर्थन लेकर, अराजक तत्वों से आर्थिक सहायता लेकर, वो सांसद सदस्य बनने के बाद सबसे पहले उस पैसे की भरपाई करता है, ना कि विकास कार्यों पे ध्यान देता है, तो वो भ्रष्टाचार वहीं से शुरू हो जाता है। इसी तरह से विधानसभा चुनाव में जब व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो उसमें भी अत्यधिक धन का इस्तेमाल करना होता है। चुनाव प्रक्रिया इस तरह की है कि जहां जनता तक पहुंचने में प्रत्याशियों को लाखों करोड़ रुपए खर्च करना होते हैं, इसी तरह से नगर निगम के चुनाव में भी लाखों रुपए का खर्चा एक एक प्रत्याशी करता है। अगर चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को इस तरह का बनाए, पारदर्शी बनाए और जिसमें धन का कम से कम इस्तेमाल हो, तो भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। जब भ्रष्टाचार शुरुआती दौर पर चुनाव प्रक्रिया में ही नहीं होगा तो चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी जो कि सांसद सदस्य, विधानसभा सदस्य या निगम पार्षद बनेंगे, वे
उतना भ्रष्टाचार करने से बाज आएंगे, क्योंकि उनको किसी भी व्यक्ति को लिया गया पैसा वापस करने का दबाव नहीं होगा और वे ईमानदारी से जनता के विकास के लिए दिए जाने वाले फंड का जनता के हित में इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन हमारे राजनेता और राजनीतिक दल इस दिशा में कोई पहल करने से कतराते हैं, क्योंकि वे भी ये सोचते हैं कि जिस तरह के ढर्रे में वे राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं उसको चलते रहना चाहिए, तबकि ये हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत शर्म की बात है। हमारे देश के जो बड़े राजनीतिक दल हैं, वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टियां, इनको चुनाव आयोग के सम्मुख खुद से यह सवाल उठाना चाहिए कि क्यों नहीं चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और कम खर्चीलू बनाया जाए, ताकि शुरुआती दौर में ही भ्रष्टाचार पे रोक लगाई जा सके। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो बहुत सादगीपूर्ण तरीके से चुनाव लड़े और जनता के बीच बहुत कम खर्च में गए। लेकिन वही केजरीवाल जब दूसरी बार विधानसभा के चुनाव मैदान में उतरे तो उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों से ज्यादा पैसा खर्च किया। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि ईमानदारी की राजनीति करने की बात करते थे, राजनीतिक माहौल को देखते हुए उनको भी बेईमानी वाला रास्ता अख्तियार करना पड़ा। उनको भी दूसरी पार्टियों को ईमानदारी के रास्ते में चलने के लिए मजबूर करने के बजाय खुद बेईमानी के रास्ते पर चलना पड़ा। इससे साबित होता है कि ईमानदार व्यक्ति भी राजनीतिक व्यवस्था का शिकार होकर बेईमान होने को मजबूर हो जाता है। इसके लिए हमारी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों जिम्मेदार हैं। इन तीनों स्थानों पर बैठे उच्च पदों पर लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए और भ्रष्टाचार की जड़ को समाप्त करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन और सुधार करने चाहिए। लोकतंत्र को मजबूती से स्थापित करने के लिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जब अपने कर्तव्यों का पालन सही प्रकार से नहीं करते हैं या अपने कर्तव्यों से इतर गतिविधियों में लिप्त होते हैं तो उनको उजागर करने और सही राह दिखाने का काम मीडिया करता है। लेकिन हाल में मीडिया की गतिविधियों में भी काफी गिरावट आई है। मीडिया घराने और मीडिया के नुमाइंदे भी अपने निजी स्वार्थ के चलते किन्हीं राजनीतिक दलों, व्यापारी गुटों और अपने मनमर्जी के लाभ पहुंचाने वाले लोगों को ही प्रसार और प्रचार में महत्व देते हैं। उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जो कि मीडिया के सिद्धांतों के विरुद्ध है। मीडिया को निष्पक्ष और राष्ट्र हितैषी होना चाहिए। जनहित के मामलों को उठाने के लिए मीडिया को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। लेकिन अभी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का मामला हो, आरक्षण का मामला हो या विधानसभा लोकसभा चुनावों का मामला हो, हर तरह के मामले में मीडिया घराने अपने पसंदीदा राजनीतिक दलों की राग अलापने में लगे रहते हैं और अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से अपने मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उचित नहीं है। अब देखा जाए तो कुछ मीडिया घराने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वाहवाही करते नहीं थकते। दिन रात वे अरविंद केजरीवाल के 1 साल के कार्यकाल को बेमिसाल कार्यकाल की संज्ञा देते नहीं थकते और उसके पक्ष में प्रचार अभियान भी चलाते हैं। लेकिन इन्हीं के विपरीत कुछ समाचार पत्र और मीडिया चैनल ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल की नीतियों के विरुद्ध अभियान चलाए हुए हैं और उनको नकारा साबित करने में लगे हुए हैं।
हमारा तो ये कहना है कि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल की नीतियां दिल्ली वासियों के हित की हैं, उसमें उनका समर्थन करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। लेकिन जिन नीतियों का क्रियान्वयन उन्होंने अभी तक नहीं किया है, उनके लिए उनकी आलोचना भी होना चाहिए, ताकि वे बचे हुए कार्यकाल में जनता से किए गए वादों को पूरा कर सकें। इस तरह की पत्रकारिता और मीडिया का संचालन करने से समाज में सकारात्मक माहौल पैदा होता है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से अलग अलग चैनलों ने, अलग अलग समाचार पत्र समूहों ने अपने पसंदीदा राजनीतिक दलों और सरकारों को चुन लिया है, वो दिन दूर नहीं। ऐसी स्थिति रही तो मीडिया की प्रासंगिकता पर सवाल और ज्यादा गहरे होते जाएंगे और मीडिया को जिस सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उस सम्मान की दृष्टि से उसको नहीं देखा जाएगा और मीडिया की प्रासंगिकता पर भी सवालिया निशान उठते रहेंगे। इसलिए समय रहते मीडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्रकारों को भी ये समझ लेना चाहिए कि वे अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को क्रियान्वित करते हुए राष्ट्र हित में अपना सहयोग प्रदान करें, न कि अपने निजी हित के लिए गलत व्यक्ति या राजनीतिक दल या विचारधारा का सहयोग और समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत।